शुरुआत हम उसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जिस पर पूरे देश की नजर इस वक्त टिकी हुई है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीधे आपको लिए चलते हैं। आरसीबी की जीत के जश्न का शिकार हुए उन 11 लोगों के बारे में आपको बताते हैं जिनकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। इन लोगों की गलती इतनी थी कि ये भी लाखों लोगों की तरह विराट कोहली आरसीबी के फैंस थे। कर्नाटक सरकार के उस जश्न समारोह में आए थे जो 18 साल बाद आरसीबी की आईपीएल जीत के उपलक्ष्य में रखा गया था। लेकिन उन्हें पता क्या था कि सरकार सिर्फ इस जीत को भुनाने के लिए, आम लोगों को बचाने के लिए नहीं है। आज हमारी तैयारी आरसीबी की जीत का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करने की थी। आज हम आपको आंसू भी दिखाने वाले थे। ये आंसू विराट कोहली के जीत वाले आंसू थे। लेकिन अब हम आपको वो आंसू दिखाएंगे जो इस जश्न के पागलपन में दब गए लोगों और उन परिवारों के हैं। हमने तैयारी की थी कि आज ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे कि बीते दिन जब विराट कोहली 18 साल बाद आखिरकार एक टीम के साथ टिके खेलते खेलते एक कप जीतते हैं तो उनकी आंखों में कैसे आंसू आते हैं। लेकिन आज आपको ये परिवारों के मातम के आंसू दिखाने पड़ रहे हैं। ये भगदड़ तब हुई जब लाखों की भीड़ आरसीबी को 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम जाने के लिए उमड़ पड़ी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, उससे भी ज्यादा उनका जोश था। ना भीड़ काबू में थी और ना ही उनका जुनून, उनका एक जबरदस्त उत्साह, एक पागलपन। और इसी पागलपन ने सारे सुरक्षा घेरे तोड़ दिए। शांति संयम का बांध टूट गया, अफरा तफरी मच गई, कई लोग कुचले गए, कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की हालत अभी भी, जब हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखा रहे हैं, अभी भी गंभीर बनी हुई है। कल रात अहमदाबाद में आरसीबी ने आईपीएल का फाइनल क्या जीता। आरसीबी के फैंस इस जीत के शोर में सुध बुध भूल गए। हर तरफ जश्न था, जोश था, जीत की खुमारी थी। लेकिन ऐसी खुमारी किस काम की जहां इंसान की जान पैरों तले रौंद दी जाए? ये कैसी मानसिकता है जहां एक धातु का कप जीते जागते इंसान से ज्यादा अहमियत रखता हो? ये कैसा पागलपन जहां किसी स्टार को देखने भर के लिए अपने पास खड़े इंसान को धकेलते हुए आगे बढ़ जाएं? ये कैसी दीवानगी जहां एक व्यक्ति को कंधे पर बिठाने के लिए अपने पास खड़े दूसरे व्यक्ति को पैरों तले रौंद दे। और उससे भी बड़ी अमानवीय बात यह थी कि बाहर इंसान मरते रहे और अंदर कप का जश्न मनता रहा। जब स्टेडियम के बाहर लोग सीपीआर के लिए तरस रहे थे, लोगों की सांसें टूट रही थी, तब स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। जब लोगों के लिए सहारे की जरूरत थी, तब लोगों के चहेते खिलाड़ी कप को हाथों से उठाए घूम रहे थे, तालियां बज रही थी, सम्मान दिया जा रहा था, माले पहनाए जा रहे थे। और यहां तो जिंदगी को मौत ने गले लगा लिया था। वास्तव में फैंस की बदौलत ही कोई खेल होता है। कोई भी खेल खिलाड़ी फैंस की बदौलत होता है। उन्हीं की बदौलत कोई खिलाड़ी होता है। आखिर 13 साल की दिव्यांशी की क्या गलती थी? वो भी एक विराट कोहली की नन्ही सी फैन थी। 13 साल, जिंदगी की शुरुआत। उसकी इच्छा भी अपने स्टार को देखने की थी, अपने शहर में अपनी पसंदीदा टीम की जीत का जश्न देखने की थी। लेकिन क्या वाकई उनके पसंदीदा स्टार्स को इस बात से फर्क पड़ा कि उनकी एक छोटी सी फैन इस दुनिया में नहीं रही? जिस राज्य के, जिस बेंगलुरु के जश्न में वो शामिल होना चाहती थी, उसको संभालने वाले लोगों पर कोई फर्क पड़ा? 26 साल की दिया, 21 साल के श्रवण, इन जैसे 11 लोगों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए वहां पर पहुंचे। ना वो उन्हें देख पाए, ना उनके जश्न में वास्तव में फर्क उनके पसंदीदा खिलाड़ियों को भी कुछ ज्यादा नहीं पड़ा। बस इतना कि उनका सेलिब्रेशन थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन जितना भी हुआ, जश्न रंगारंग हुआ। उनकी खुशी में कोई कमी नहीं आई। और आपको यह भी बता दें कि जश्न मनता रहा और इन लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था।
उप मुख्यमंत्री अंदर बाहर, अस्पताल बाहर, स्टेडियम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अंदर सबको अनजान है इन मौतों से। अपने स्टार के आंसुओं के लिए जो लाखों लोग पागल थे, क्योंकि बीती शाम विराट कोहली रोए थे। उनका दर्द से उन स्टार खिलाड़ियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तालियां बजती रहीं, फ्लाइंग किस लुटाए जाते रहे। अब सवाल यह भी है कि क्या इन खिलाड़ियों को, और आप उनकी पत्नी को भी देख रहे हैं, अनुष्का को, क्या इनको इन मौतों के बारे में बता दिया गया था या नहीं बताया गया था? ऐसा कैसे हो सकता है कि इन स्टार खिलाड़ियों को जानकारी नहीं थी, और जानकारी नहीं थी तो दी क्यों नहीं गई? भगदड़ के बाद भी जश्न क्यों मनता रहा? यहां तो शोक मनना चाहिए था, 2 मिनट का मौन रखना चाहिए था, विजयी भाषण नहीं होना चाहिए था, पीठ नहीं थपथपानी थी। विराट कोहली को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचने वाले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि जश्न सिर्फ थोड़ी देर चला। सोचिए, लोगों की मौत के बाद अगर 1 मिनट भी जश्न मना, तालियां बजी, ठहाके लगाए गए, फ्लाइंग किस दिए गए, तो इससे ज्यादा अमानवीयता और निर्दयता क्या हो सकती है? जब खुद सरकार एक जश्न का नेतृत्व करेगी, खेल की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश करेगी, और यह पहली बार नहीं हो रहा है, यह आपको बता दें। अब एक रवायत चल पड़ी है, टीम की जीत का फायदा, जश्न का फायदा, पॉलिटिकल स्टैंसिंग का फायदा, यह सब खिलाड़ियों के इर्द गिर्द किया जाता है। जीतती है भारतीय क्रिकेट टीम और उसके बाद से विक्ट्री परेड शुरू हो जाती है। लेकिन भीड़ को रोकने, उसके सही प्रबंधन की जगह खुद झंडा लेकर अगर वो घूमेगी तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी? जब नेता इस तरह जश्न मनाएंगे तो जनता तो उनके पीछे पागल होगी ही। मान लेते हैं कि जश्न मना रहे खिलाड़ियों को बाहर हुई भगदड़, लोगों की मौत, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या सरकार के कर्ता धर्ता भी इससे अनजान थे? आखिर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कप उठाने स्टेडियम के अंदर क्यों पहुंचे? उनका इस कप की जीत में अगर वो शामिल भी हो रहे थे सेलिब्रेशन में, तो फिर उनके पास तो जानकारी पहुंच गई थी कि बाहर क्या हुआ है। क्या क्रिकेट और आरसीबी की लोकप्रियता भुनाने के लिए सारी व्यवस्थाओं को दांव पर लगा दिया गया? जिस वक्त उनके भीड़ में दबते, जान गंवाते और घायल होते लोगों के साथ होना चाहिए था, उस वक्त वो आरसीबी के कप के साथ थे। जब घायलों को उठाने की जरूरत थी, डीके शिव कुमार कप उठा रहे थे। बेंगलुरु में आज जो हुआ उसकी भूमिका कल रात से ही तैयार हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन बिल्कुल सतर्क नहीं हुआ। बेकाबू भीड़, अनगिनत लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे उतने ही लोग स्टेडियम तक पहुंचे जितना झेलने की क्षमता है। आपको तो पता था 35,000 40,000 इतना ही उसकी क्षमता है। अगर इन लोगों को रोकने की व्यवस्था नहीं थी तो क्या जश्न मनाना इतना जरूरी था? विक्ट्री परेड कैंसिल किया गया ना। विक्ट्री परेड क्यों कैंसिल किया गया? क्योंकि आपको विधान सौदा से जाना था सीधा चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए। पुलिस ने कहा जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से मेट्रो में लोग भरे हुए हैं, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं लोग, ऐसे में नहीं कर सकते। विक्ट्री परेड कैंसिल किया। ये जश्न क्यों नहीं कर सकते थे? कौन सा फायदा हो रहा था इससे? और एक बार परिस्थिति ऐसी बन गई थी तो सुनिश्चित करना था हर गेट पर क्या इंतजाम है आपके। आपको वहां पर घूमना चाहिए था तमाम गेट्स पर यह देखने के लिए कि किस तरह की परिस्थिति बन रही है। इस जश्न का आयोजन कर्नाटक सरकार, वहां के क्रिकेट एसोसिएशन ने कराया था, लेकिन अब कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं इन 11 लोगों की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। सरकार कह रही है कि विधानसभा के पास कोई घटना नहीं हुई, हमारी तैयारी अच्छी थी। सरकार इसके लिए क्रिकेट एसोसिएशन की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। सरकार मान रही है कि 3 लाख से ज्यादा लोग आए थे, जबकि चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता मात्र 35,000 है। अगर आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो जश्न के लिए लोगों को खुला न्योता क्यों था, और वो भी एक बंद स्टेडियम में? State Cricket Association which arranged the program. See, earlier also the same police people were doing the security job during the matches. This time also they were doing this security job. See, of course, it should not have been happened. This tragedy
should not have been happened. We are with the sufferers, victims. वास्तव में खुशी और पागलपन में एक धागे भर का फर्क है। अगर जश्न अपनी हद में रहे, उसे किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी और दायरे का उल्लंघन नहीं हो रहा था, तो वो खुशी स्वीकार्य है। लेकिन अगर ये अपनी हदें पार करके सड़कों पर आ जाए, शोर और अराजकता में बदल जाए, ट्रैफिक को रोकना शुरू कर दे, ये पागलपन ही कहा जाएगा। जैसा कल रात देखने को मिला था। हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। रात में सड़कों पर जमकर डांस हुआ, धीरे धीरे से हुड़दंग हंगामे में बदल गया। देखते देखते आवाज शोर में तब्दील हो गई। हंगामे में देखिए इस कदर खुमार में थे कि ट्रक रुकवाकर उसका हॉर्न बजवाना शुरू कर दिया। अब ट्रक का हॉर्न बज रहा है और उस पर ये लोग डांस कर रहे हैं। हॉर्न डांस होते होते फितूर किस हद तक पहुंचा कि इतनी बड़ी घटना हो गई। कल की पूरी रात बहुत से लोगों के लिए जश्न मनाते हुए निकल गई, फिर भी सुबह तक जोश ठंडा नहीं हुआ। और जब लोगों को चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न की जानकारी तक मिली, फिर से वो सड़कों पर उतर आए। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं मेट्रो की। आप बेंगलुरु मेट्रो की ये तस्वीरें देखिए। एक शहर, देखिए ये जानकारी तो बड़े दिनों से आ रही है, कुछ बारिश हो जाए क्या हालत हो जाती है। बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं के लोग अब उससे परेशान हैं, जो हालत है। अब ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, परिस्थितियों की व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं, उसके बाद जब इस तरह के जश्न का आयोजन हो, खुला न्योता हो। बेंगलुरु मेट्रो की ये तस्वीरें देखिए। ये वीकेंड नहीं है, ये एक वर्किंग डे का हाल है, जहां पैर रखने की बात करना तो बेकार है, जरा सा हिलने की भी जगह ट्रेन के अंदर नहीं थी। आरसीबी की विक्ट्री परेड के चलते अगर आप देखिए तो बेंगलुरु की ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया था। ये तो आप प्लेटफॉर्म की तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं। वो जब आप देखेंगे मेट्रो की, मतलब लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हिलना डुलना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ज्यादातर फैंस, प्रशंसक जो है वो मेट्रो से स्टेडियम पहुंच रहे थे। इसके कारण दोपहर से ही एमजी रोड, कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर लोगों का मेला लग गया। बाद में ऐसी स्थिति आई कि वहां पर ट्रेन को रोकने से ही मना कर दिया गया कि इन दो स्टेशन पर ट्रेन को नहीं रोक सकते। ये देखिए, मतलब कोई भी अनहोनी होने का खतरा हो गया था। गनीमत ये रही कि कम से कम मेट्रो में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये भीड़ इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि क्या हो सकता है। ये सड़कों पर जब निकलेंगे लोग, जब स्टेडियम के लिए पहुंचेंगे लोग, तो फिर क्या हालत होगी। लोगों को जहां जगह मिली वहां पहुंच रहे थे। कुछ लोग स्टेडियम में नहीं घुस पाए, वो पेड़ों पर चढ़ने शुरू हो गए। पेड़ों पर देखिए, स्टेडियम जो बिल्डिंग्स आसपास उनके टॉप्स पर देखिए। और हमारे संवाददाता वहां से बता रहे थे कि कई पेड़ों पर तो इतने ज्यादा लोग थे। ये देखिए ऊपर टहनी पर कहां पहुंचे हैं साहब। इतना डर लग रहा था कि उनमें से अगर कोई गिरा तो फिर ऊपर नीचे जितने लोग हैं सबको परेशानी हो सकती है। किसी को पसंद करना बहुत अच्छी बात है, किसी का प्रशंसक होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये पागलपन बन जाए, अगर जान पर बन जाए, तो इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है। आखिर जश्न में जान देने की क्या तुक है, जब देश में बार बार भगदड़ की घटनाएं होती हैं। मेले, रैली, सत्संग, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, कौन सी जगह ऐसी बची है जहां भगदड़ या दुर्घटना नहीं हुई। हाल ही में आपने देखा, चाहे वो कुंभ में हुई ऐसी भगदड़ हो या फिर दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर, लोग रुकते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। ऐसे में सबको ये समझना होगा कि किसी चीज को लेकर आपके मन में अगर एक क्रेज है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर तो समझना पड़ेगा कि क्या मैं अपनी जान को खतरे में डाल रहा हूं। कहीं पर तो जाकर आपको उस खतरे का एहसास होगा और आप पीछे हटेंगे, या आप बोलेंगे कि जो होगा देखा जाएगा। इस देश में सिनेमा और क्रिकेट के लिए लोगों की दीवानगी है। खेल फिल्म से कहीं आगे तक बढ़ जाती है। लोग उन्हें भगवान मानने लगते हैं, खुद को एक आम इंसान समझना भी भूल जाते हैं। फिर उनके लिए धक्के खाते हैं, ठोकरें खाते हैं, दुत्कार सहन करते हैं, फटकार झेलने को तैयार रहते हैं, गिरते पड़ते कभी नजदीक तक पहुंच भी जाते हैं, कई बार ऐसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत क्राउड था, ठीक है। हम लोग क्राउड के वजह से वो बैरिकेड था, बैरिकेड गिर गया। बैरिकेड के अंदर से बहुत सारे लोग गिर गया ऊपर, एक आदमी के ऊपर इसी जगह पे हाँ, इधर यहाँ से नहीं, उधर नहीं, इधर भी गिरा था। इधर एक बैरिकेड है ना, बैरिकेड के अंदर
नीचे बैरिकेड के नीचे गिर गया था, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारे लोग फंस गया था। सो पीछे वाला जो रहता है वो लोग मर गया, 4 लोग मर गया, 4 लोग इधर ही मर गया। आज इन 11 लोगों की मौत पर संवेदना और सहानुभूति से ज्यादा सियासत हो रही है। जब जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए तब पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। सब लोगों को इसका बहुत बड़ा जो है ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का बहुत बड़ा दुख है, और हम जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से सब लोग मदद करेंगे। और किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी, क्योंकि लीग के मैचेस में इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी लाखों लोगों की, और इस तरह भगदड़ हो जाएगी और लोग मारे जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। There's a time to do celebrations, right? So maybe yesterday we won it, today only we wanted to do it. There is no something called urgency. You feel we should next year we should do the celebration. Celebrations happened. Yes, allegations are very valid. Maybe the preparation is not there. This is where could be a valid, but we have to find out and see whether such things have happened or not. Obviously, when so much people come at one place and a lot of younger generation, so first of all, it's a time to stand by the people who have lost their life. So my deepest condolences to their family. So I would like to restrict only on such things. बहुत दुखद हादसा है। अभी कुछ लोगों के मरने की सूचनाएं ऊपर वाला करे कि बेहतर हो और कम लोग हों। भगदड़ हुई है इस तरह, तो वो तो जांच का विषय है कि क्या कारण है। मुझको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसको लेकर। और अब आपको एक संवेदनहीन वीडियो दिखाते हैं। इस घटना के बाद देखिए, जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे तो देखिए डीके शिव कुमार बैठे हुए हैं, महिला खड़े होकर उनसे गुहार लगा रही है, जबकि डीके शिव कुमार घायलों का हालचाल पूछने के लिए अस्पताल गए। कुर्सी पर बैठे हैं और वहां पर महिला हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश कर रही है। We never expected such a incident would have happened. Of course, no one no political party or no officials doesn't want. They have done their best in their, but it was uncontrollable crowd. We never expected such a big following. After 18 years, they have been looking at something great. It was a team effort which has happened, and you see the crowd. They have left all their jobs, all their places, and they have been. The entire Vidhan Sabha came on the streets outside. I could see the Manipal Hospital, all the other IT people, everything were crowd. HAL, entire HAL staff was there in the airport itself. जनता सड़कों पर आ गई, इसलिए घटना घटी। हम तो आपसे कह ही रहे थे, इस घटना में 11 लोगों की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। कहते हैं कि अकल के लिए भी नकल की जरूरत होती है। पाकिस्तान तो वैसे भी चोरी चकारी का ही देश है। परमाणु हथियार बनाया तो तकनीक विदेश से चुरा कर ले आए थे। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने सांसदों को विदेश भेजा, फिर नकल शुरू। अब ये साहब निकले हैं, जेल्ड लुक, बाल पीछे पूरे कंघी करके, काला चश्मा पहन के सांसदों को विदेश भेजा, और अब ये इनकी नकल शुरू हो गई। अब पाकिस्तान भी प्रतिनिधिमंडल विदेश भेज रहा है, और पाकिस्तान के इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी। वही बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। अनूठा अंग्रेजियत उनके अंदर शामिल है। उनकी एकमात्र योग्यता यह है कि वो बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे हैं। एक और बात है उनके बारे में कि वो माँ, अपनी ही माँ बेनजीर भुट्टो की हत्या भूल चुके हैं। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। खुद पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो का कितना मजाक उड़ता है, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के नेता ही उड़ाते हैं। लेकिन आज खबर ये नहीं है, खबर ये है कि विदेशों में जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी अब अपनी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी बेइज्जती करवा रहे हैं। आज हम आपको विस्तार से जरा बताएंगे। अमेरिका में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत को यह समझना चाहिए कि सारे पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं हैं। अब बिलावल भुट्टो के इस बयान का मतलब क्या हुआ, वो क्या कहना चाहते हैं? क्या बिलावल ये खुद स्वीकार रहे हैं पूरे विश्व के सामने कि सारे नहीं हैं लेकिन कुछ पाकिस्तानी तो आतंकवादी हैं? और हम भी यही कह रहे हैं,
बिलावल जब ये कहते हैं कि सारे आतंकवादी नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो ये स्वीकार रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी तो हैं, भले ही सारे नहीं होंगे। पाकिस्तान के नेता तो खुद ही ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पश्चिमी देशों के लिए आतंकी काम किए, जिहादी तैयार किए। इसीलिए अब बिलावल भुट्टो अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे लोगों को भारत आतंकी नहीं समझे, तो ये अपने आप में ये स्वीकार करना है कि सारे नहीं कुछ है। सबसे पहले आप बिलावल भुट्टो का यही बयान सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये उनका अंतर्राष्ट्रीय स्वीकारना था, ये उनका कबूलनामा था कि सारे आतंकी नहीं हैं लेकिन कुछ है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए। पाकिस्तान किस मकसद से विदेशों में घूम रहा है? भारत का डेलीगेशन गया तो भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम किया, दुनिया को बताया कि क्यों भारत को ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा, बताया कि कैसे हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हिट किया। लेकिन अब पाकिस्तान विदेश में जाकर भारत के किए हमलों से खुद को डिफेंड कर रहा है। और देखिए, ये वही वॉशिंगटन डीसी है जहां पे सबसे बड़ा फेस ऑफ हुआ। शशि थरूर, एक ऐसे व्यक्ति जिनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर कोई उन्हें पहचानता है, जानता है, और वो सबूतों के साथ बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ सबसे बड़े ब्लंडर बिलावल भुट्टो, जो वहां जाकर खुद ही बताते हैं कि सारे नहीं कुछ आतंकवादी हैं पाकिस्तान में। अब देखिए, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने विदेश में जाकर बताया कि कैसे पाकिस्तान ने आतंक फैलाया है। वो पाकिस्तान का डेलीगेशन बता रहा है उनके यहाँ सारे लोग आतंकी नहीं है। भारत ने बताया मुद्दा पाकिस्तान का है, आतंकियों का है, जिहादियों को सपोर्ट करने का है। पाकिस्तान जाकर बता रहा है बार बार वही मुद्दा। भारत ने अपने कश्मीर का, भारत ने अपने डेलीगेशन में मुस्लिम सांसद भेजे, डिप्लोमैट्स भेजे। इसके बाद पाकिस्तान कह रहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया है। आप देखिए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, सलमान खुर्शीद हो, तमाम लगभग हर डेलीगेशन में एक न एक मुस्लिम सांसद भी भारत की तरफ से गया है, ताकि हम ये विश्व को दिखा सकें कि इस देश में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था है। इसी पर पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल घिर गया है। बहुत दिलचस्प है, ये जरूर देखिएगा। पहलगाम में जब पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म पूछ कर हिंदुओं को मारा था, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए भारत की तरफ से सेना की 2 महिला अधिकारी चुनी गई, जिन्हें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, आर्मी की कर्नल है, कर्नल सोफिया कुरैशी, और दूसरी थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इसके बाद भी पाकिस्तान विदेश में जाकर ये झूठ फैला रहा है कि भारत में मुसलमानों की आवाज तो सुनी ही नहीं जाती। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ये झूठ फैला रहे थे, और मीडिया के सामने जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी पोल खुद ही वहां पर खुल गई। सीधे बिलावल से पूछ लिया कि आप तो भारत में मुसलमानों के दमन की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने तो इस ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए एक मुस्लिम अधिकारी को ही आगे किया, महिला अधिकारी को। ये सुनते ही बिलावल को जवाब नहीं सूझा, इधर उधर की बातें करने लगे, जलेबी तलने लगे उसके बाद, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र जब सामने से मीडिया की तरफ से आया तो बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कोई जवाब नहीं बचा था। भारत ने तो अपनी बात रखने के लिए कुल 7 डेलीगेशंस भेजे, जिनमें 51 सांसद शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान ने 9 सदस्यों का डेलीगेशन भेजा। ये साफ तौर पर भारत की कॉपी है, और फिर कॉपी भी वेरी बैड कॉपी। डेलीगेशन की अध्यक्षता पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, ब्रसल्स का दौरा कर रहा है। इसके अलावा डेलीगेशन में जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, पूर्व सूचना मंत्री शेरी रहमान, पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान, पूर्व रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान शामिल। इसके अलावा पूर्व मंत्री हैं सैयद फैसल अली सबजवारी, सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट, पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी और तहमीना जंजुआ इस डेलीगेशन में शामिल हैं। पाकिस्तान के इस डेलीगेशन असली मकसद ये है कि वो कश्मीर मुद्दे को, उसका इंटरनेशनलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। अगले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास होगी, और उसमें वो कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन ला सकता है, क्योंकि 2019 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया है, पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि उसके बाद कश्मीर
विकास, अमन, शांति के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहां के आम लोग विकास देखकर उसमें शामिल हो रहे थे। पर्यटन अपने चरम पर बढ़ रहा था। वो चाहता है कि कश्मीर एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाए। इसीलिए जहां भारत बार बार विदेशों में जाके टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, आतंकवाद 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 कह रहा है, वो वही के वर्ड की राख अलापने के लिए पहुंचा है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत ने यह बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि मुद्दा कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का मुद्दा, पाकिस्तान के साथ भारत का मुद्दा आतंकवाद है। और कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है। अब तो पीओके पर बात होगी कि वो भारत को कब सौंपेगा। और वैसे भी शिमला समझौते के तहत कश्मीर दोनों के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है। इसीलिए पाकिस्तान चाहे जितने भी हाथ मारे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और यही तो हमारे प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी बता रहे हैं, कैसे पाकिस्तान की पूरी कोशिश की कि खास तौर पर मुस्लिम देशों में डर के एक भारत के डेलीगेशन को एंटरटेन ना किया जाए, प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने बातचीत की संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष की, जो कि एक पूरा डेलीगेशन लीड कर रहे थे। ओआईसी के 2 मेंबर नेशंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके अलावा वो जापान, साउथ कोरिया, कई जगहों पर गए। लेकिन सुनिए वो क्या बता रहे हैं। संजय जी, आपका चैलेंज बड़ा था, क्योंकि 5 देश थे, जिनमें से 2 ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाली कंट्रीज थे। इंडोनेशिया, जहां पर लगभग 87% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यही 64-65 मुस्लिम पॉपुलेशन वाला मलेशिया। इन 2 देशों में जाना, वहां पर लोगों को कन्विंस करना, ये चैलेंज कैसा था? और क्या यहां पर आपका एक्सपीरियंस जापान, दक्षिण कोरिया से अलग था? बिल्कुल अलग था। इंडोनेशिया तो पॉजिटिव था और बहुत मामले में सपोर्टिव भी था। मलेशिया थोड़ा सा मुझे लगता है वहाँ की एम्बेसी भी काफ़ी एक्टिव हो गई थी कि हम लोग का ट्रिप जो है वो क्यों हो रहा है और हम लोग क्यों आए हैं, और शायद वो चाहते भी नहीं थे कि ये हो, वो बिल्कुल दिख रहा था। इनफॉर्मली वो लोग पूरा सपोर्टिव थे। मलेशिया को लेकर बात कही गई कि पाकिस्तान उन पर दबाव बना रहा था कि हमारे डेलीगेशन के जो कार्यक्रम है उनको वो रद्द कराए, लेकिन आप लोगों का कार्यक्रम वहां पर हो पाया, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल पूरा कार्यक्रम हम लोगों का हो पाया। सारा मीटिंग्स था वो सक्सेसफुली हुआ। और जितना इम्पोर्टेंट पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, जिसके प्रेसिडेंट हैं जो इब्राहिम हैं, जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, उस पार्टी के लोगों से भी हम लोग मिले। तमिल पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, उसकी भी एक पार्टी है, उन लोगों से भी मिले। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल चला, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता था। और अब बात रूस और यूक्रेन के युद्ध की करेंगे, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के सरेंडर के अलावा और कुछ भी स्वीकार नहीं है। हालांकि यूक्रेन के इस नए हमले के बाद कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यूक्रेन युद्ध जीत रहा है, लेकिन पुतिन अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से शांति की संभावना ना के बराबर रह गई है। इसीलिए अब 3rd वर्ल्ड वॉर वाले सवाल फिर से उठने लगे हैं, और ऐसा लगता है कि दुनिया में ये खेमेबंदी पहले से ही सी हो गई है। बड़ी स्क्रीन पर आपको जरा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस वक्त अगर आप देखिए तो इन 4 देशों में जो हम आपको दिखाने वाले हैं, इन 4 देशों में बड़ा भयंकर याना है। पहले रूस, पुतिन साहब आपको दिख रहे हैं, हथियारों की दोस्ती हम आपको दिखा रहे हैं, ये है चीन। और फिर तीसरा है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, और ये फिर चौथा ईरान। ये वो देश हैं जिन्हें अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसे में क्या स्थिति बन रही है? इन चारों के बीच भयंकर दोस्ती है। ना सिर्फ हथियारों की दोस्ती है, बल्कि इनके लड़ाके रूस की तरफ से लड़ने के लिए भी जा रहे हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस को 20,000 कंटेनर्स, देखिए सैनिक, आर्टिलरी, गोला बारूद, सब कुछ भेजा गया है। 20,000 कंटेनर्स में गोला बारूद, सब कुछ वहां पर पहुंचाया गया है। नॉर्थ कोरिया के रूस को 90 लाख राउंड आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स भी दिए हैं। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया रूस की तरफ से लड़ने के लिए अपने लड़ाके भी दे रहा है। आप सोचिए, नॉर्थ कोरियन लड़ाके वहां जाकर रूस की सेना के साथ लड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध में नॉर्थ कोरिया के करीब अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 600 सैनिक मारे गए। चीन की तरफ से भी रूस की खूब मदद हो रही है। ये देखिए, चाहे सैनिक हो चाहे मशीनरी हो, रूस की खूब मदद है। चीन रूस को
वो उपकरण, मशीनरी दे रहा है जिनकी मदद से आप समझ सकते हैं कि रूस हथियार बना रहा है और उसके बाद से उस मशीनरी से हथियार बनाकर फिर वो यूक्रेन पर इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा यूक्रेन की तरफ से ये भी कहा गया कि चीन के 150 लोग जाकर रूस के जो सेना है उसके साथ रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो पूरी तरह से एक ड्रोन वॉर में बदल चुका है। बताया जा रहा है कि ईरान के डिजाइन किए हुए ड्रोन्स रूस की धरती पर बन रहे हैं। ये देखिए, ये अगला किरदार जो इस पूरे मामले में है, ये मिसाइलें, ये ड्रोन्स और ड्रोन वॉर में तब्दील हो चुका है। एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए जरा, ताकि हमारे दर्शक समझ जाए। अब ये पूरी तस्वीर साफ हो गई है। 136 ड्रोन अगर आप देखें तो ईरान के डिजाइन किए हुए ड्रोन रूस की धरती पर बन रहे हैं। रूस ईरान के शाहेद 136 ड्रोन्स बना रहा है। 118 किलो तक विस्फोटक लेकर जा सकते हैं। 118 किलो विस्फोटक, आप कल्पना कीजिए। ईरान की तरफ से रूस को 400 से ज्यादा फतेह मिसाइल्स भी दी गई हैं, जो 300 से 700 किलोमीटर की रेंज की है। तो इससे आपने अंदाजा लगा लिया, ये चारों ही वो देश हैं जो हथियारों पर, मिलिट्री पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और उसे अपनी प्रायोरिटी भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। चारों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसे भी मैप पर ही समझिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास है? रूस के पास इस वक्त कुल 5580 परमाणु हथियार हैं। ये देखिए, ये जो आप समझिए इसको, इसकी गंभीरता क्यों है, क्योंकि जो नौबत आ रही है उसमें अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ईरान के बारे में हालांकि जानकारी नहीं है। रूस के पास 5580 है, चीन के पास 476 है, ये देखिए नंबर। नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर हथियार हैं माने जाते हैं। ईरान के पास कितने हैं इसकी अभी तक खुलकर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह माना जाता है कि ईरान ने परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं। उसके पास दुनिया के करीब 50% न्यूक्लियर हथियार तो इन देशों के पास हैं। अगर आप इसको अब एडअप कीजिए तो 50 इन 4 देशों के पास 50% जो न्यूक्लियर हथियार है वो इनके पास है। और इसीलिए तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो खेमेबंदी तो हो ही चुकी है। पश्चिमी देश, खासतौर पर अमेरिका भी इस अलायंस से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। वो नहीं चाहता है कि दुनिया में ऐसी खेमेबंदी देखने को मिले, इसीलिए वो फिलहाल शांति की बातें करता है। रूस यूक्रेन के बीच शांति की वार्ता में भी वो मुख्य किरदार निभा रहा है। लेकिन अगर कल को ऐसी स्थिति बनती है तो दुनिया तो अभी से बटी हुई है, और ऐसे में आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति बन सकती है। ये 4 देश किस तरह की भूमिका में हो सकते हैं और ये कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। यूरोप और अमेरिका से दुश्मनी जो इनकी है वो देखने को मिल ही रही है। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि हम सबको हैरान भी करती है लेकिन इसी के साथ डराती भी है। क्या है? दुनिया को कोरोना देने वाला चीन। ऐसा माना जाता है बड़े पैमाने पर कि वहीं की लैब से ये लीक हुआ था। 2 सालों तक दुनिया को घुटनों पर लाने वाला चीन, दुनिया में कोरोना से त्राहिमाम करने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों आपको बताते हैं। दरअसल चीन एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों को अस्थिर करने के लिए कई तरह के टैक्टिक्स अपनाता है। उन्हीं में से एक है बायो टेररिज्म, जो चीन अमेरिका में करने की कोशिश कर रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, अमेरिका के मिशिगन में 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन्होंने एक खतरनाक जैविक रोगाणु यानी बायोलॉजिकल पैथोजन को अमेरिका में स्मगल किया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बायोलॉजिकल पैथोजन होता क्या है और ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसानों, जानवरों, पौधों में बीमारी पैदा करता है उसे पैथोजन कहते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी यानी पैरासाइट्स हो सकते हैं। पैथोजन कई तरह की बीमारियों का कारण बनते हैं जिन्हें संक्रामक बीमारियां कहते हैं। विदेशी मीडिया के अनुसार इस पैथोजन का इस्तेमाल कृषि आतंकवाद यानी एग्रो टेररिज्म यानी हथियार के रूप में आप प्लांट्स पर इसे छोड़ दीजिए तो फसल के फसल बर्बाद हो जाएंगे, खेती चौपट हो जाएगी। इस खतरनाक पैथोजन का नाम है फ्यूसेरियम ग्रामिनेरम। एक बार फिर से सुनिए, फ्यूसेरियम ग्रामिनेरम। और इसकी स्मगलिंग कोई मामूली गोल्ड या ड्रग्स जैसी स्मगलिंग नहीं है, ये तो सीधा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंधमारी है। और इसी बात से अमेरिका में
हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका के लिए ये कितनी गंभीर चिंता का विषय है, ये FBI डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में संभावित खतरों की जानकारी दी है। जी हां, सीधा FBI डायरेक्टर ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये पैथोजन फसलों में हेड ब्लाइट नाम की बीमारी पैदा करता है। ऐसी बीमारी जो गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चावल की फसल को तबाह कर देता है। ये पशुओं को, इंसानों के लिए खतरनाक है। दुनिया भर में हर साल इससे अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। FBI के अनुसार दोनों आरोपियों ने कबूल किया है कि मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब में इस पैथोजन को स्मगल किया गया है। तफ्तीश में पाया गया कि दोनों को स्मगलिंग के लिए बाकायदा फंडिंग हुई थी और दोनों ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। इस घटना ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों को चर्चा में ला दिया जिसमें उन्होंने चीन और बायो वेपन की फैक्ट्री चीन को बताया था। ये घटना दुनिया के लिए एक बड़ा अलार्म बनकर उभरी है और अमेरिका अब इस मामले को दुनिया भर में बायो टेररिज्म की मिसाल के तौर पर बताने की तैयारी कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क की वो समस्या जिससे हर दिन यात्रियों को जूझना पड़ता है। अगर आपने रेलवे से सफर का मन बनाया है तो सबसे पहली चुनौती होती है टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर चाहे आपकी प्लानिंग 2 महीने पहले की हो या फिर मामला तत्काल टिकट का हो। आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में इसका विस्तार से गंभीर मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। आखिर जब देश में बुलेट ट्रेन, एडवांस ट्रेन की बातें हो रही हैं तो फिर एक आम आदमी को रेलवे का कंफर्म टिकट क्यों नहीं मिल पाता? आखिर विंडो ओपन होते ही चंद मिनटों में टिकट क्यों गायब हो जाता है? IRCTC भी टिकटों की चुटकियों में होती बुकिंग से परेशान है। इसके पीछे हो रहे जो भी फर्जीवाड़ा है, बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है जिस पर IRCTC एक्शन ले रहा है। पिछले 5 महीनों में 3.5 करोड़ फर्जी यूजर ID को डीएक्टिवेट किया गया है। मतलब फेक अकाउंट्स जिससे वो फटाफट बुकिंग कर रहे थे, 3.5 करोड़। इसके अलावा 20 लाख यूजर ID को दोबारा सत्यापन प्रक्रिया में डाला गया है, उनका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। IRCTC ने अपनी जांच में पाया कि टिकट बुकिंग शुरू होने के सिर्फ पहले 5 मिनट में, आप सोचिए, मतलब लगभग 2.9 लाख यानी लगभग 3 लाख संदिग्ध PNR जनरेट हुए थे। ये टिकट सामान्य श्रेणी और तत्काल दोनों तरह से के थे। ये टिकट बुकिंग फर्जी यूजर ID बनाकर लिए गए थे। ये आंकड़े केवल पिछले 5 महीनों यानी जनवरी से मई तक के 2025 के हैं। आप सोचिए, इतने सारे जो ईमेल्स हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। कुल शिकायतें 134 थी। ये सभी फेक IDs है जिससे विंडो खुलते ही वो फटाफट पहले बुकिंग कर ले रहे थे, तब फिर उसकी ब्लैकमेलिंग करते, माफ कीजिए, ब्लैक मार्केटिंग करते होंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर फर्जी ईमेल को लेकर 134 शिकायतें दर्ज हैं। 6,800 से अधिक डिस्पोजेबल ईमेल डोमेन को ब्लॉक किया गया। अब ऐसे में अप्रैल और मई 2025 के बीच किए गए सर्वे में 396 से अधिक जिलों के 55,000 से ज्यादा रेल यात्रियों से राय ली गई। पिछले 12 महीनों में ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले करीब 73% लोगों का कहना है कि विंडो ओपन होते ही, बुकिंग ओपन होते के बाद टिकट करीब 1 मिनट में बिक जाते हैं, जिसके बाद वेटिंग शुरू हो जाती है। सर्वे में 30% लोगों ने कहा कि वो अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए ट्रैवल एजेंट्स पर निर्भर है। 40% यात्री ही IRCTC के जरिए बुकिंग करते हैं, भरोसा रखते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो टिकट कंफर्म के लिए मजबूरन रेलवे काउंटर पर जाते हैं। कई लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि वो इसके लिए सांसद या रेलवे कर्मचारियों से संपर्क में आते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए तत्काल का एक विकल्प दिया था। तत्काल टिकट उद्देश्य यही था, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता, पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया, जिसके लिए रेलवे अलग से भी पैसे चार्ज करता था। अगर आपको कम शॉर्ट नोटिस में आज के ही ट्रेन पर जाना है तो ऐसे में आप ये कर सकते थे, लेकिन ये भी कालाबाजारियों की भेंट चढ़ गया। अब जाकर उस पर लगाम कसी जा रही है क्योंकि ऐसे तमाम जो लोग थे उन पर नकेल कसी जा रही है। पिछले साल तत्काल टिकट बुक करने वाले 29% यात्रियों से बताया कि 0 में से 25% मौकों पर ही टिकट कंफर्म हुआ। 10 बार बुकिंग कराने पर सिर्फ 1 या 2 बार टिकट कंफर्म हुआ। अन्य 29% यात्रियों का कहना था कि वो तत्काल टिकट बुक कराने में सफल ही नहीं हो पाए, यानी एक बार भी उनके टिकट कंफर्म नहीं हुआ। केवल 10% ही खुशनसीब थे जिनका टिकट पाने में सफलता मिली थी। आप जब ऑनलाइन टिकट के लिए विंडो खोलते हैं तो कई बार वेबसाइट क्रैश हो जाता है, बफरिंग होती है, पेमेंट में परेशानी। आपको वेबसाइट पर टिकट दिखाती है लेकिन जब आप बुकिंग करते हैं तो गायब।
जिस तत्काल प्रक्रिया के लिए रेलवे आपके अतिरिक्त पैसे भी ले रहा है, वहां भी आपके पास टिकट कंफर्म की गारंटी नहीं है। यही को लेकर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है।